Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Indian economy. Topic is cooperative banks and रीजनल रूरल बैंक्स. आज हम लोग सहकारी बैंक इसके साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में अवगत होंगे. आखिर इसकी स्थापना क्यों हुई, इसकी स्थापना के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य थे और ये भारत में किस तरह से काम कर रही है, इन पहलुओं से अवगत होंगे. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. ओके, भारत में सहकारी बैंक भी बैंकिंग के आधारभूत कार्य संपन्न करते हैं. इसे तो आपको पता ही है कि भारत में जो भी सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो बैंक की तरह ही काम करते हैं, किंतु वे वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न प्रकार के होते हैं. कमर्शियल बैंक से बहुत अलग होते हैं कोऑपरेटिव बैंक. इसे भी आप गौर करें. वाणिज्यिक बैंकों का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया गया है. इसे भी आप जानें कि कमर्शियल बैंक का गठन जो किया गया है संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियम द्वारा की गई है. इसे आप तो बखूबी समझ गए कि वाणिज्यिक बैंक की स्थापना संसद द्वारा की गई है, जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा की गई है. भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों, इसे भी आप गौर करें. भारत में जो सहकारी बैंक का जो गठन किया गया है वो 3 स्तरों वाला 3 टायर सेटअप है. इसमें राज्य सहकारी बैंक आते हैं जो राज्य में शीर्ष संस्था होती है. इसके बाद केंद्रीय तथा जिला सहकारी बैंक आते हैं, जिला स्तर पर कार्य करते हैं. और तृतीय जो होते हैं, तृतीय स्तर के, वो प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं. तो आप 3 टायर को समझ गए. पहला टायर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो सेटअप किया गया. एक पहला जो है वो राज्य सहकारी बैंक है जो राज्य में शीर्ष संस्था होती है. इसके बाद केंद्रीय और जिला सहकारी बैंक है जो जिला स्तर पर कार्य करती है. और इसके साथ साथ तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इसे भी आप गौर करें. बैंकिंग विनियमन 1949 की भी सभी धाराएं लागू होती हैं, जबकि सहकारी बैंकों पर इस अधिनियम की कुछ धाराएं ही लागू होती हैं. अतः सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण केवल आंशिक होता है. इसे भी आप ध्यान दें. सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उस पर पार्शली कंट्रोल होता है आरबीआई का. और एक बात यहाँ से भी गौर करें कि वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की सभी धाराएं लागू होती हैं, बट सहकारी बैंकों पर ऐसी धाराएं, कुछ ही धाराएं लागू होती हैं. ओके, प्राथमिक सहकारी बैंक पीसीबीएस जो होते हैं, इसे हम लोग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, अपने कुल अग्रिमों का 60% प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों को तथा कम से कम 25% कमज़ोर वर्गों को आवंटित करना होता है. इसे भी आप ध्यान दें. कहाँ कहाँ कितने पैसे आवंटित होते हैं. कुल अग्रिम का 60% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों को आवंटित होता है. कम से कम 25% जो उसमें कमज़ोर वर्गों को भी आवंटित होता है. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जान लिए कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई, इसके कितने टायर सेटअप है. ओके, अब हम लोग जानेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक. इसे भी आप समझें. ओके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों की बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है. यानी इसे भी आप गौर करें कि क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है जहां पर ये सुविधाएं नहीं है. ओके, इन बैंकों का मूल उद्देश्य अब यहाँ पर उद्देश्य भी दिया हुआ है, इसे भी आप गौर करें.
ओके, इस उद्देश्य को जरूर समझें। इन बैंकों का मूल उद्देश्य समाज के उन कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका मोटो जान गए, उद्देश्य जान गए, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है? रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना। ओके। बैंकों का एक उद्देश्य ग्रामीण बचत को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में भी लगाना है। यानी ग्रामीण कैसे अपने पैसे को इस बैंक के माध्यम से कलेक्शन करेंगे, है ना, किस तरह से वो कलेक्ट करेंगे और किस तरह से उसको प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे उन पैसों को। आरंभ में 2 अक्टूबर 1975 को, इसे आप गौर करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीजनल जो बैंक हैं उसकी स्थापना कब की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। इसे भी आप ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर, पश्चिम बंगाल में मालदा। इन बैंकों की स्थापना की गई। बाद में देश के अन्य भागों में भी इन बैंकों का विस्तार किया गया। यहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई, उसके बाद कहाँ, और कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, और रीजनल रूरल बैंक जो हैं उसकी स्थापना कब हुई। ओके, मैंने हर बातों को आपको बताया। ओके, 1 फरवरी 2020 को भारत में कुल 38 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 21.679 लाख शाखाएं देश में 635 जिलों में कार्य कर रही थी, जिनमें से लगभग 73% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में है। ये ग्रामीण शाखाएं अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल ग्रामीण शाखाओं में, सॉरी यहाँ शाख से है, सॉरी स्टूडेंट्स, कुल ग्रामीण शाख से, इसे भी आप ध्यान दें, 37% का योगदान देती है। यानी कुल ग्रामीण शाख में इनका कितना योगदान होता है? ओके, कुल ग्रामीण शाख में इनका योगदान होता है 37%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या में यह कमी उनको समामेलित किए जाने के कारण हुई है। इन बैंकों के प्रवर्तक, ये जो प्रमोटर होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, बैंक 3 से लेकर 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आपस में मिलाकर एक बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना रहे हैं। यानी इसके जो प्रमोटर हैं, इसे भी आप ध्यान दें, 5 क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक मैंने आपको बताया, मिलाकर एक बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना रहा है, जो आर्थिक दृष्टि से अधिक व्यवहार हो। यानी अगर ज़्यादा बैंक होंगे तो उस पर खर्च भी ज़्यादा होंगे, अगर एक बैंक होंगे तो उस पर खर्च भी कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम, गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो आप कह सकते हैं सिक्किम, गोवा छोड़कर सभी राज्यों में यह कार्यरत है। सितंबर 2005 तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे। इसे भी आप गौर करें, सितंबर 2005 तक कितने? 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गठित किए गए कार्यकारी दल केलकर समिति, इसे भी आप गौर करें, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 के बाद, यहाँ मैं कुछ डाटा आपको बता दूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उपलब्धि के सूचक 31 मार्च तक है। पहला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 2018 में 56 थी, 56, और 2019 में यह 45 हो गई। ओके, इसे भी आप ध्यान दें। ओके, शाखाओं की संख्या 21,747, इसे गौर करें, और अभी जो 2019 में है 21,589 है। ओके, शेयर पूंजी कितनी है, इसे भी आप जानकारी लें। शेयर पूंजी 6,401, और 19 में कितना है? 2019 में 6,721। रिजर्व कितने हैं? 25,300 ये रिजर्व है, और इसके साथ साथ 2019 में कितने रिजर्व हैं? 25,000,
185 करोड़। निक्षेप कितने हैं? 4,05,000 और यहाँ पर 4,04,59 है। लिए गए उधार कितने हैं? 62,600 और यहाँ पर 2019 का आंकड़ा कह रहा है कि 57,647। निवेश कितना है इसे भी आप ध्यान दें, 2,21,000, जो कि 2019 का आंकड़ा कह रहा है 2,22,266। इसे भी आप ध्यान दें। सकल ऋण और अग्रिम बकाया कितना है? 2,51,800 और आपको 2019 का आंकड़ा कह रहा है 2,37,011। ओके स्टूडेंट्स, अभी डाटा को समझ गए? ओके। नया बैंक नहीं खोला गया है, इसे भी आप गौर करें। नया बैंक नहीं खोला गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व भारत सरकार, इसे भी आप ध्यान दें। स्वामित्व कौन करता है? भारत सरकार। संबंधित राज्य सरकार इसके प्रवर्तक स्पॉन्सर्ड बैंकों के पास है। इनकी निर्गत पूंजी, इनका जो इशूड कैपिटल है, तीनों के मध्य 50%, एक 15% है और एक 35% है, अनुपात में है। कुछ विशेष प्राथमिकता प्रदान गतिविधियों के वित्तीयकरण के लिए प्रोत्साहन देने के लिए हमने RRB, यहाँ S भी देख रहे लगा हुआ है, ठीक है ना, को नाबार्ड तथा इसके प्रवर्तक बैंकों ने पुनः वित्त यानी पुनः वित्त की सुविधा प्रदान की, यानी बाद में नाबार्ड ने इसको फाइनेंस किया। ओके स्टूडेंट्स, आपने टॉपिक कंप्लीट कर ली। यानी आज हम लोगों ने जाना सहकारी बैंक और इसके साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।